नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंद्र साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। तो देखो, जो आज 10वीं क्लास का जो हमारा टॉपिक है वह है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो कांग्रेस पार्टी है उसके बारे में अपने आज चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी जो है वो कैसे अस्तित्व में आई और उसकी कार्यप्रणाली क्या थी, किसने इसका निर्माण किया और क्यों किया। इन सभी बातों की चर्चा है वो आज के अपन वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो, कांग्रेस पार्टी जो आज अस्तित्व में देख रहे हो आप, वैसे तो स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस पार्टी बनी थी वो नहीं है, ये बाद में परिवर्तित हो गई थी इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन फिर भी इसको कांग्रेस पार्टी बोला जाता है। इसकी स्थापना वो अंग्रेजी समय में हुई थी, अंग्रेजों के काल में हुई थी। और आपको शायद तक पता नहीं है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसका जो निर्माता था वो भी एक अंग्रेज अधिकारी ही था। ठीक है ना। इसका निर्माण है वो अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए उस समय किया था। तो देखो, कांग्रेस पार्टी इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 में। देखो, स्थापना कब हुई? दिसंबर 1885। स्थापना दिसंबर 1885 में इसके स्थापना हुई थी। ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद में अगर आपसे डेट पूछ ली जाए कि कौन सी डेट को इसकी स्थापना हुई थी, तो आपको डेट लिखनी है 28 तारीख लिखनी है। कितनी तारीख लिखनी है? 28। हालांकि ज्यादातर देखो ऐसे लिखा जाता है कि दिसंबर 1885। आपको डेट बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन आपकी बुक में भी शायद तक डेट है बुक में। ठीक है ना। तो उसको आप देख लेना। 28 दिसंबर 1885 को किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम का एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी था। सेवानिवृत्त क्या होता है? रिटायर्ड अधिकारी। ठीक है ना। जो सेवानिवृत्त हो गया और रिटायर हो गया हो, उसने की थी। इसको शॉर्ट में बोला जाता है A.O. ह्यूम। ठीक है। अधिकतर आपने नाम सुना होगा A.O. ह्यूम। पूरा नाम था इसका आपके सामने है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और कब की स्थापना? 1885 में। ठीक है। और कहां की? देखो, बंबई में। कहां की? बंबई में कॉलेज है, एक संस्कृत कॉलेज है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। लिख देता हूं। देखो, इसकी स्थापना कहां हुई थी? बंबई में। ठीक है। कॉलेज का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है ना। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी इसकी। और पहला जो इसका जो अधिवेशन है वो भी इसी कॉलेज में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? व्योमेश बनर्जी की अध्यक्षता में। किसके? व्योमेश बनर्जी की। बनर्जी भी मैं आपको लिख देता हूं, कैसे लिखना है? व्योमेश बनर्जी ऐसे लिखना है आपको। ठीक है। व्योमेश बनर्जी। कई बार देखो पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, पूरा नाम लिख देना तो चंद्र हो लगा देना इसमें, चंद्र, व्योमेश चंद्र बनर्जी होगा। ठीक है। इसके नाम के आगे चंद्र में लगता था। कई जगह इसका नाम सिर्फ व्योमेश बनर्जी आपको देखने को मिलेगा। बहुत कम जगह इसका पूरा नाम आपको देखने को मिलेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कहां पर? यहीं पे स्थापना हुई थी और यहीं पे पहला अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है ना। और अध्यक्षता पहले जो सम्मेलन हुआ था उसकी पहले अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है। तो देखो, ये हो गया है। अब इसके उद्देश्य देखो, आपको मैं बता देता हूं। अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना है वो क्यों की? क्योंकि देखो, अंग्रेज है वो हमारे, देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद से अंग्रेज एक्टिव हो गए थे। भारतीयों की हर गतिविधि पर वो क्या है? निगरानी रखनी उन्होंने शुरू कर दी थी। उनको भय था कि कहीं पे भविष्य में इस प्रकार की कोई क्रांति उत्पन्न न हो जाए या प्रारंभ न हो जाए।
इसके लिए देखो उन्होंने समय समय पर भारतीय जो राजनीतिक गतिविधियां होती थी उन पर ध्यान रखना गुप्तचर प्रणाली द्वारा प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और अंग्रेज इनकी जो कार्यशैली उससे भारतीय असंतुष्ट भी थे, तो अंग्रेजों को भय था कि 1857 वाला दोबारा सिस्टम यहाँ पर न हो जाए। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि भारतीयों को खुश करने के लिए क्या किया जाए। ठीक, इनको एक ऐसा मंच प्रदान कर दिया जाए, एक ऐसी इनकी पार्टी बना दी जाए जिसमें हमारे भी प्रतिनिधि हो और इनके भी हो, जिसमें ये अपनी भड़ास निकाल सके। ठीक है ना, अपना गुस्सा है उस प्रतिनिधि सभा में जाहिर कर सके, और साथ में इनकी क्या कार्य प्रणाली है, क्या नीतियां बनाते हैं ये, इनके बारे में, भारतीयों के बारे में हमारे को पता चल जाए। तो भारतीयों की मन की बात जानने के लिए और उनका गुस्सा कम करने के लिए, ताकि भारतीयों को ऐसा लगे कि अंग्रेज हमारे बारे में भी सोच रहे हैं, हमारा भी इन्होंने एक संग बना रखा है, इसके लिए इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसीलिए कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। सेवानिवृत्त दिमाग लगाए भी ये संघ बना के छोड़ देते हैं, इसमें हमारे भी कुछ आदमी हो जाएंगे जो अपने को बता देंगे समय समय पर कि भारतवासी क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है ना, वो किसका बनाया हुआ था? अंग्रेजों का। किसका बनाया हुआ था? अंग्रेजों का। ठीक है, उद्देश्य से पहले देखो एक चीज जाननी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है कि जो अंग्रेज थे उनको ये नहीं पता था कि आगे जाके ये जो कांग्रेस संगठन है ये आपके यहां से जो पैर उखाड़ देगा, बाहर से आपका जो शासन है वो उखाड़े फेंकेगा। आई बात समझ में? ये बाद में तो देखो बहुत ज्यादा इसके जो कांग्रेस है इसके युग चले थे। पहले प्रारंभ में उदारवादी युग चला और बाद में अतिवादी युग, और उसके बाद में क्रांतिकारी युग चला। इसमें जो क्या है अंग्रेजों को यहां से जाने के लिए जिसने मजबूर किया। अब देखो अपने देखते हैं इसमें इसके दो, पहले तो उद्देश्य देख लो। उद्देश्य क्या थे? लोगों का आपस में परिचय कराना। सबसे पहले क्या है? लोगों का आपस में परिचय। आपस में परिचय मतलब है लोगों को जोड़ने का एक मंच था। ठीक है, कांग्रेस में विभिन्न मतलब क्षेत्रों के लोग आते थे और वो क्या है आपस में परिचय करते थे, और आगे क्या गतिविधियां करनी है। ठीक है, कौन से कार्यक्रम, वो सारे कार्यक्रम वो इसमें तय होते थे कि आगे आंदोलन करना है नहीं करना है। तो देखो पहला उद्देश्य कहा लोगों को आपस में परिचित करना, दूसरा आगामी कार्यक्रम तय करना। ठीक है, आगामी कार्यक्रम तय करना मतलब आगे भविष्य में अपने को कौन कौन से कार्यक्रम तय करने हैं, भविष्य में क्या क्या करना है, ये सारा सिस्टम है। कब क्रांति करनी है या कब आंदोलन करना है, ये सारा सिस्टम तय कहां होता था? आगामी कार्यक्रम है। कांग्रेस में जैसे कल वाला हमने चैप्टर वो टॉपिक पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो लाहौर अधिवेशन में देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई थी ना, वैसी रूपरेखाएं तैयार करना। अब देखो आपको मैं बताता हूं इसके बारे में थोड़ा सा, कांग्रेस के बारे में। यह है कांग्रेस, ये पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तो इसका उद्देश्य ये नहीं था कि हम देश को आजाद करवाएंगे, देश को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी की स्थापना बिल्कुल भी नहीं की गई थी। 1% ही लक्ष्य कांग्रेस का नहीं था। ये केवल बड़े और अमीर लोगों का एक समूह मात्र था, निजी हित मात्र था, हित समूह था एक तरह से। इसमें शामिल कौन थे? देखो वकील, नंबर 2 डॉक्टर, ठीक है, उद्योगपति, तीसरा क्या है? उद्योगपति, नंबर 4 व्यापारी। ये जो और स्वर्ण उच्च जातियां, कौन उच्च जाति के जो लोग थे ना, उच्च जाति के जो लोग थे, इनका ये एक हित समूह था। हित समूह क्या होता है? ऐसा समूह है जो सिर्फ अपने हितों के लिए कार्य करे। इनकी एकता थी, सिर्फ इसमें एक तरह से अपने कह सकते हैं इनकी एक यूनियन थी, ताकि वकीलों को, डॉक्टरों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को और उच्च जाति के जो लोग हैं ना, इनके अगर हित है
वो छीनने की कोशिश करती है अंग्रेजी सरकार, तो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, आंदोलन। गरीबों से, जमींदार गरीब किसानों से इनको कुछ लेना देना नहीं था। कांग्रेस का जो असली मकसद था वो क्या था, सिर्फ अपने हित। इसलिए इसमें देखो ज्यादातर जो वर्चस्व था वो वकीलों का था। ठीक है, कांग्रेस में जो वर्चस्व वो वकीलों का था। जैसे अम्बेडकर जी थे वो भी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, गांधी जी खुद वकील थे। ठीक है, तो इस प्रकार के डॉक्टर, वकील, शिक्षक, उद्योगपति, व्यापारी, इनका समूह था कांग्रेस। प्रारंभ में जब शुरुआत हुई थी तब एक निजी, और इसमें लोग जुड़े भी नहीं हुए थे उस समय, इतनी ज्यादा संख्या में लोग इसमें नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि लोगों का सिर्फ इनमें कुछ लोगों का हित सद रहा था। लेकिन धीरे धीरे इसका उद्देश्य है वो क्या है, बदलता गया। समय जैसे जैसे बदलता गया इसमें सभी तबके के लोग क्या होने लगे, शामिल होने लगे। गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जितने भी जो लोग हैं, जितने भी कमजोर तबके हैं, धीरे 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 सभी क्या है, इस कांग्रेस पार्टी में जुड़ते गए। और 20वीं सदी आते आते ये क्या है, एक बहुत बड़ा मंच उभर कर आई। और गांधी जी के आने के बाद में तो कांग्रेस की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। जो वंचित तबके थे उन्होंने भी जो कांग्रेस है वो ज्वाइन कर ली, क्योंकि उस समय में देखो मुख्यतः दो ही पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां। एक तो थी कांग्रेस और दूसरी पता है कौन सी थी? आपके दिमाग में बीजेपी चल रहा है ना? लेकिन बीजेपी नहीं थी, बीजेपी तो अभी बनाया, ठीक है ना? बीजेपी ज्यादा पुराना दल नहीं है। उस समय दूसरा जो दल था वो था मुस्लिम लीग। ठीक है, ये मुसलमानों की पार्टी थी और ये हिंदू मुसलमान दोनों की पार्टी थी। कांग्रेस में हिंदू भी थे और मुसलमान। मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, ये एक मुस्लिम समर्थक पार्टी थी। तो देखो कांग्रेस है, इसका वर्चस्व धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। और अब इसका लक्ष्य है अपना हित न होकर देश की, अगला जो इसका जो लक्ष्य था, एकमात्र लक्ष्य था, वो था भारत को क्या करवाना, स्वतंत्र करवाना। ठीक है, तो देखो इस प्रकार कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई थी। इसमें मेन बातें जो याद रखने वाली है, तो डेट है ये, इसकी स्थापना कब हुई। ये 10वीं में नहीं, बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनमें भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और एलन ओक्टेवन ह्यूम, ठीक है, मैं तो शॉर्टकट में बोलता हूं, A.O. ह्यूम ने की। ठीक है ना? और ऑप्शन में भी यही आता है ज्यादातर, A.O. ह्यूम। ठीक है ना? और देखो उद्देश्य इसके क्या थे, लोगों को आपस में परिचय कराना और आगामी कार्यक्रम तय करना। कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? प्रारंभ में वकील, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी, उच्च जाति के लोग। धीरे धीरे और कौन इसमें सम्मिलित होने लगे, सभी तबकों के लोग। ठीक है, अब इसकी जो देखो ट्रेवल है, ट्रेवलिंग कैसे, मतलब इसकी यात्रा कैसी हुई, कांग्रेस की यात्रा आगे चल, मतलब प्रारंभ में क्या थी, बाद में क्या हो गई। ठीक है ना? तो उसको अपने देखते हैं। अब देखो जो कांग्रेस है, इसमें प्रमुखतः इसको मतलब काल, दो भागों में इसके काल को बांटा जा सकता है। तो देखो वो दो भागों से है। एक तो इसका प्रारंभ कब हुआ, 1885 से 1890 तक, 1890 तक। ठीक है ना? जिसे प्रमुखतः है उदारवादी युग बोला जाता है। कौन सा युग है? उदारवादी युग। दूसरा 1905 से 1919, जिसे बोला जाता है अतिवादी युग। अतिवादी युग। ठीक है ना? दो युग। और अपने बुक में नहीं है। तीसरा जो युग था वो क्रांतिकारी युग था, जब हमारी राजनीति में क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने क्या भाग लिया था। वो अपनी बुक में नहीं है। तो अपनी बुक में सिर्फ दो ही युग हैं, उदारवादी युग और अतिवादी युग। क्या थे उदारवादी, क्या थे अतिवादी, उसके बारे में आप अपने देखते हैं। देखो दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं इनको। ये हो गए उदारवादी, और ये हो गए अतिवादी। ठीक है ना?
उदारवादी कौन होते हैं? जो ठंडे स्वभाव के होते हैं, देखते हैं हाथ जोड़ने से ऐसे आजादी मिल जाएगी, मतलब हिंसा के पुजारी नहीं होते, और अतिवादी है वो हिंसक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने जो प्रमुख उदारवादी थे, उनमें सबसे प्रमुख उदारवादी थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दूसरे फिरोज शाह मेहता, ठीक है, कौन है? फिरोज शाह मेहता, ठीक है ना। और तीसरे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये तो थे उदारवादी, ठीक है ना। अतिवादी थे 3, वैसे बहुत थे लेकिन मैं 3 का मैं नाम लिख रहा हूं। नाम सुना होगा आपने, लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये थे लाल बाल पाल, अतिवादी थे, ठीक है। अब देखो इनकी कार्य प्रणाली क्या थी। सबसे पहले थे उदारवादी नेता। उदारवादी नेताओं का मानना था कि अगर भारत को प्रमोट करना है, अगर भारत का विकास करना है ना, तो अंग्रेजों को यहां रहना जरूरी है। अगर अंग्रेज यहां से चले गए तो भारत है वो फिर से क्या है, दरिद्र हो जाएगा। अंग्रेज ही भारत का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। यानी कि उदारवादी अंग्रेजों को यहां रोकना चाहते थे, यहां से निकालना नहीं चाहते थे वो। उनका मानना था कि अंग्रेज ही वो व्यक्ति हैं जो यहाँ जो फैली हुई कुरीतियां हैं, जैसे बाल विवाह है, सती प्रथा है, इस प्रकार की जो गंभीर कुरीतियां हैं उनको मिटा सकते हैं। और अशिक्षा है उसको क्या है, दूर करके शिक्षा की रोशनी जगा सकते हैं। रेलवे का विस्तार कर सकते हैं। भारत जो रजवाड़ों के अधीन है इसको स्वतंत्र करवा कर और इसका विकास कर सकते हैं। तो ये थे उदारवादी जो मानते थे कि अगर भारत है ना, इसकी प्रगति होनी है तो अंग्रेज ही कर सकते हैं प्रगति, और कोई नहीं कर सकता। अगर अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो फिर लोग वही जाति पाति के हिसाब से क्या है, बट जाएंगे। रजवाड़ों का सिस्टम, और रजवाड़े हैं वो प्रजा को तंग करेंगे। तो इनका मानना यही था कि अंग्रेजों को यहां रुकना जरूरी है, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, ये अंग्रेजों को यहां रोकना चाहते थे। दूसरा इनका मानना यह था कि अंग्रेज बहुत ही दयालु हैं। अगर अपने उनको कोई भी कार्य के लिए निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो वो अपनी बात मानेंगे और भारत के हित के बारे में कार्य करेंगे। और अगर दूसरा, अगर जब अपने को अंग्रेजों को यहां से निकालना होगा, अंग्रेजों को जब अपने यहां से निकालेंगे तो उसके लिए जब अपने प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, अर्जी दे देंगे भैया आप यहां से चले जाओ, तो अंग्रेज चुपचाप अपना सामान उठाएंगे, यहां से चले जाएंगे। इतने बड़े आदमी थे। कौन है? उदारवादी, ठीक है। क्या मानना था कि अंग्रेजों का यहाँ रहना जरूरी है, और जब भी अपने को यहाँ से अंग्रेजों को भेजना है तो अपने रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बहुत दिन हो गए, हमारा जो डेवलपमेंट हो चुका है, विकास हो चुका है, अब आप यहाँ से जाइए, और अंग्रेज चुपचाप चले जाएंगे। इस प्रकार के इनके विचार थे, इनको बोलते थे उदारवादी। इसके विपरीत थे अतिवादी, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। इनका मानना यह था कि हमारा देश है, हम क्यों याचिका करें, हम क्यों हाथ जोड़े, अंग्रेजों को यहां से लात मार के भगाना होगा, ठीक है। जब तक गोलियां और लात नहीं पड़ेंगी ना अंग्रेजों के, तब तक अंग्रेज यहां से जाने वाले नहीं है। और काफी हद तक ये इस मामले में ठीक भी थी। इनके साथ नहीं बनती थी अतिवादियों की, क्योंकि उदारवादी है, इनको भिखारी बोलते थे। इस युग को भिक्षावर्ती का युग बोला गया है कि इन्होंने भीख मांगी, अंग्रेजों ने हाथ जोड़ा, अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाए, तो इस युग को इन्होंने क्या माना, भिक्षावर्ती का युग माना है। किन्होंने? अतिवादियों ने। और इनकी घोर निंदा की है कि अंग्रेजों के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, हाथ बांधना पड़ेगा, ठीक है, तभी अंग्रेज यहां से जाएंगे। और उदारवादी अतिवादियों को एक तरह से आतंकवादी बोलते थे, कहते ये आतंक करते हैं, और ये मतलब आतंकवादी है एक तरह से, मतलब दोनों में आपस में बनती नहीं थी। इनकी विचारधारा ठंडी थी, इनकी गर्म थी, ठीक है ना। ये आराम से काम लेना चाहते थे, ये लड़ाई झगड़े से।
ये चाहते थे कि धीरे धीरे अंग्रेज अपने आप चले जाएंगे, इतने विकास हो जाएगा भारत का। ये चाहते थे कि अंग्रेजों को जितनी जल्दी यहाँ से भगाया जाए, जितनी जल्दी इनके बोरिया बिस्तर है वो गोल किए जाए, उतना ही ठीक। तो कई बार तो देखो अतिवादियों और उदारवादियों के बीच में टकरार भी हो जाती थी, और इस तरह कांग्रेस जो पार्टी है उसमें दो, मतलब एक तरह से उसमें दो गुट हो गए। एक ही पार्टी के तो टुकड़े नहीं हुए, लेकिन एक ही पार्टी में दो गुटे हो गए। कौन से? उदारवादी और अतिवादी। ठीक है, तो ये देखो ज्यादा नहीं था। आज का हमारा जो टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला, तो इतना ही था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ना, वो अपने और कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है, उसको और क्लियर कर लेते हैं, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जिस प्रकार हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा था, उसी प्रकार गांधी जी का ही ये आंदोलन है, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। लास्ट आंदोलन था ये, बहुत बड़ी आंदोलन था। तो देखो कोई भी आंदोलन होता है ना, उससे पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसकी मतलब एक तैयारी की जाती है। तो वो तैयारी हुई थी बंबई में। ठीक है, कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई थी बंबई में 8 अगस्त 1942, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा प्रस्ताव रखा गया बंबई में। जो कांग्रेस की बैठक हुई, ये हुई थी 8 अगस्त 1942। और ये आंदोलन जो शुरू होना था वो कब होना था? अगले ही दिन। कब? 9 अगस्त। और हुआ भी इसी दिन, अगस्त 1942 को सुबह ये आंदोलन है वो क्या है? प्रारंभ होना था। इसमें गांधी जी ने सभी लोगों को एक छोटा सा मंत्र दिया था। ठीक है ना, करो या मरो, करो या मरो। बहुत प्रसिद्ध नारा है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि यह करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। कौन से आंदोलन में दिया, ये भी कई बार आ जाता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन लिख देता है, कोई असहयोग आंदोलन। ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना, जब गांधी जी को लगा कि इस मतलब अंग्रेज है जाने वाले नहीं है, तो लास्ट में कहा कि अब करने या मरने का, या तो हम क्या है मारे जाएंगे आंदोलन करते हुए, या हमारे देश को आजाद करवा देंगे। तो इसलिए क्या है, एक तो ये नारा दिया था। एक इसी आंदोलन में नारा दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये दो नारे दिए गए थे इस आंदोलन में। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि हुआ था स्टार्ट 9 अगस्त 1942। अब क्या होता है, देखो क्या हुआ गांधी जी के इस आंदोलन का। अंग्रेजों को तो देखो, कांग्रेस है तो कांग्रेस में अंग्रेजों के कुछ खास व्यक्ति भी थे जो उनको हर खबर देते थे। अंग्रेजों को पता चल गया कि विश्व बहुत बड़ा, मतलब भारत स्तर पर बहुत बड़ा क्या होने जा रहा है, आंदोलन होने जा रहा है, और आपकी ईंट से ईंट भी बजा सकते हैं भारतवासी, क्योंकि गांधी जी ने इनको रोक रखा था इतने दिन। अब गांधी जी ने खुद ने कह दिया करो या मरो, तो फिर क्या है, भीड़ कुछ भी कर सकती है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त को भोर को, यानी कि सुबह दिन उगने से पहले ही, सूर्योदय से पहले ही, जो मेन नेता थे, एक तो गांधी जी, इसका मेन नेता कौन था? गांधी जी समेत जितने भी मेन नेता थे ना, मुख्य नेता थे, उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, क्योंकि नेता गिरफ्तार तो आंदोलन खत्म। ठीक है, और मुख्य नेता थे उनको भी जेल में नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद का मतलब होता है ऐसी जगह डाल देना किसी को पता ही नहीं हो कौन सी जेल में है, क्योंकि अगर ये पता चल जाता कि गांधी जी को फलानी जगह रखा हुआ है, तो क्रांतिकारी थे जो आंदोलनकारी है वो छुटा के ले जाते तोड़ फोड़ करके। तो पता ही नहीं चलने दिया कि इन जो गांधी जी और मुख्य जो नेताएं हैं इनको कहां पर बंद किया गया है। ठीक है, और जो बचे हुए नेता थे वो भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। भूमिगत क्या होता है? अंडरग्राउंड, ऐसी जगह जाके छुप जाना जिसका किसी को पता न हो। ठीक है ना, ऐसी जगह छुप जाना जिसका किसी को पता न हो, उसको बोलते हैं भूमिगत। तो कुछ को तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ क्या हो गए, भूमिगत हो गए, लेकिन फिर भी जनता ने बिना नेतृत्व में इस आंदोलन को क्या है आगे चलाए रखा। अब गांधी जी ने वही देखो इस आंदोलन में वही चीज करवाई, बच्चों ने स्कूलों का बहिष्कार कर दिया। जो पिछले वाले दोनों आंदोलन में गतिविधियां हुई थी वही बहिष्कार कर दिया गया, विदेशी वस्तुओं का नौकरियां छोड़ दी गई, सभी सड़कों पर आ गए। लेकिन इस आंदोलन में और उन आंदोलनों में अंतर ये था कि वो आंदोलन है वो क्या हुए थे,
उनमें हिंसा नहीं हुई थी, बिल्कुल लोग कम मारे गए थे। गिरफ्तार तो देखो सविनय आंदोलन में भी करीबन 60,000 लोग हो गए थे, ठीक है ना, सविनय में। लेकिन यहाँ पर गिरफ्तार लोग है वो कम हुए थे, लेकिन मारे ज्यादा गए थे, ठीक है ना। आंदोलन को जब दबाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई तो कुछ तो भगदड़ में और कुछ गोलीबारी में। लगभग ऐसा माना जाता है कि इस आंदोलन में 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोग मारे गए थे? 10,000, ठीक है। एक हिंसक आंदोलन था। इससे पहले जितने भी गांधी जी के आंदोलन हुए थे, गांधी जी ने इससे पहले जितने भी आंदोलन किए थे उनमें हिंसा का प्रयोग है वो बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन इसमें खुद हिंसा करने का लाइसेंस गांधी जी ने दे दिया था थोड़ा सा। वैसे तो गांधी जी ने कहा था कि शांतिपूर्वक करेंगे आंदोलन है, लेकिन जो गांधी जी का 1 करोड़ मरो का नारा है ना, इसको लोगों ने दूसरी तरह से ले लिया। गांधी जी ने तो कहा था कि हम संघर्ष करेंगे, करते हुए या तो मारे जाएंगे या आजाद हो जाएगा भारत, लेकिन लोगों ने सोचा कि गांधी जी ऐसे कह रहे हैं करो या मरो, अंग्रेजों को मारो। करो या मरो की जगह करो या मारो नारा ले लिया, और अंग्रेज अधिकारी हैं या अंग्रेज जो सैनिक हैं उनको मारना स्टार्ट किया। तो जवाबी कार्रवाई में अंग्रेजों ने जो लाठीचार्ज किया, जो गोलीबारी की, उसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए और कुछ लोग भगदड़ में मारे गए, ठीक है। पैरों के नीचे दब के जो बच्चे वगैरह हैं, छोटे बच्चे, क्योंकि बच्चों ने भी आंदोलन में भाग लिया था, महिलाएं मारी गई। तो इस प्रकार ये जितनी भी हत्याएं हुई, मारा हालांकि अंग्रेजों ने इन 10,000 लोगों को, लेकिन इसका जो कारण है वो गांधी जी को बताया, ठीक है ना। गांधी जी के ऊपर मुकदमा ठोक दिया 10,000 लोगों की मौत का, इतने मर्डर का इल्जाम लगा दिया गांधी जी के। इनका जिम्मेदार कौन है? गांधी जी। अगर गांधी जी ये आंदोलन नहीं करता तो ये लोग मरते ही नहीं। तो सारा का सारा जो कसूर है वो किसका ठहरा दिया? गांधी जी का। और गांधी जी को फिर से क्या करवा दिया? गिरफ्तार करवा के उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, ठीक है। ये आंदोलन है, ये पूरे भारत में हुआ था। ये बहुत ज्यादा हिंसक आंदोलन होता। भारत में क्या हुआ, जैसे कुछ राज्य हैं, अब उस समय देखो रजवाड़ों का सिस्टम था, जमींदार और किसानों से खेती करवाते थे बहुत ही घटिया किस्मों पे, बहुत ही घटिया शर्तों पे, जिनमें किसान है या जो श्रमिक है उनका शोषण होता था। वैसे भूखमरी से वो तंग आए हुए थे। तो कुछ लोगों ने तो देखो बात ही बना ली। गांधी जी ने हालांकि कुछ नहीं कहा, गांधी जी ने तो कहा था भाई अपने अंग्रेजों के साथ संघर्ष करेंगे। जैसे किसी गांव में कोई व्यक्ति आया, उसने अफवाह फैला दी कि गांधी जी ने ऐसे कहा है कि जितने भी जमींदार हैं गांव के इनको लूट लो। जो पैसे वाले थे ना, या जितने भी महाजन लोग बाणिया वगैरह हैं, जिनके पास उन लोगों के जमीन के कागज वगैरह थे, अंगूठा लगाया हुआ, लोगों ने वो मतलब कागजात जला दिए, फाड़ दिए, महाजनों को मारा, लूटा, उनकी तिजोरियां खाली कर दी। तो इस प्रकार की हिंसा इस आंदोलन में बहुत ज्यादा हुई थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो जो जमींदारों की कोठियां भी जला दी थी, जलाकर मार दिया था। पूरे देश में अशांति का वातावरण फैल चुका था, हिंसा बहुत ही ज्यादा मात्रा में हुई थी। तो ये था गांधी जी का कौन सा आंदोलन है? भारत छोड़ो आंदोलन। ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो, जो रोज मैं प्रश्न पूछता हूं वो प्रश्न पूछूंगा अब आपसे, तो उनके आपको जवाब देने हैं। तो देखो पहला प्रश्न, प्रश्न मैं लिख रहा हूं, लेकिन इसका देखो जवाब है, प्रश्नों के बहुत कम बच्चे देते हैं, एक आधा बच्चा है वही जवाब देता है। तो जवाब सभी दिया करो, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों का पिछले वीडियो पर भी जो जवाब आए थे, बहुत बढ़िया जवाब आए थे, तो उस प्रकार सारे क्या है कमेंट करा करो आप। पहला प्रश्न है नंबर 1, ध्यान से देखना। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ, इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई? ठीक है। और तीसरा प्रश्न है, उदारवादी युग की समयावधि बताइए, कि समयावधि यानी कि कौन से सन से लेके कौन से सन तक
था ये समयावधि क्या थी? क्या थी? देखो पहला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, यानी कि आपको क्या बतानी है, उसकी दिनांक बतानी है। दूसरा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसकी भी क्या बतानी है आपको, सिर्फ दिनांक बतानी है। तीसरा, उदारवादी युग की समयावधि क्या थी, कब से कब तक था ये, ठीक है ना। अगर आपने ध्यान से देखा है तो तीनों प्रश्नों के उत्तर देने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो देखो ये हमारे गांधी जी द्वारा जो मुख्य सत्याग्रह हुए थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो आगे के जो टॉपिक होंगे ना कल से, उनमें हम जो जनजाति आंदोलन थे या जो प्रजामंडल आंदोलन थे अंग्रेजों के, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक जो आंदोलन है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो देखो अगले वीडियो तक दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।